हेलो एवरीवन, मैं विजय सर एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने चैनल तैयारी.com पे हृदय की 200% गहराइयों से स्वागत करता हूं। भाई आज हम परसेंटेज का पार्ट थर्ड करेंगे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों का वेलकम भी परसेंटेज में होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने परसेंटेज की मेरी पिछली दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उनको ज़रूर देखेंगे, अदरवाइज आपको परसेंटेज समझ में नहीं आएगा और आपका 100% लॉस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या क्या है? देखिए ये सभी को पता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और किसी भी नंबर के कितने परसेंट में उस नंबर का 75% में जोड़ूं कि मुझे वही नंबर मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 25% में। ठीक है, क्योंकि 25 में हम 75 जोड़ेंगे जब भी तो हमें 100 मिलेगा। यहां हमने 75 में जोड़ा है और 75 क्या हो गया, फिर हमारा 25% हो गया। अगर हमारा 25% 75 है तो 100% कितना होगा? देखिए यहां पर हम 25 की गुणा 4 करेंगे तो 100% हो जाएगा हमारा। अगर ये 4 गुना हम इधर कर रहे हैं तो गुणा 4 हम इधर भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 300, यानी कि वो नंबर है 300। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 58 सही 1/3% संख्या में से घटाने पर 525 बचता है, संख्या का 133 सही 1/3% कितना होगा? देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी परसेंटेज की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हमें ना पता हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस नंबर को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यूज हमें पता हो। अब देखिए यहां पर 58 1/3 की हमें नहीं पता कि क्या फ्रैक्शन वैल्यू है, लेकिन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि हम इसको 50% प्लस 8 1/3% में डिवाइड कर सकते हैं जी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/2 और 8 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 1/12। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराई हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12, और 2 से करेंगे तो 2 6 12, तो यहाँ पर 6 आ गया और 12 कम 12 यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि ये हो गया आपका 7/12। तो 58 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई आपकी 7/12। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर है, पूरा जो नंबर है, वो जो संख्या है वो है 12। ठीक है, और उसमें से हमने 58 सही 1/3% यानी कि 7 को घटाया। ठीक है, तो हमें कितना मिला? देखिए 12 में से 7 घटाया तो कितना बचा हमारा 5 बचा। लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दे रखी है 525। अगर 5 की वैल्यू 525 है, 5 525 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा 525/5, यानी कि 5 एकम 5 और बचा 2 आपका ना जाने की 0, तो 5 पंजे 25। ठीक है, 105। 1 की वैल्यू आई 105 और हमारा नंबर हमने क्या माना था? नंबर माना था हमने 12। ठीक है जी। अब देखो अगर मैं कहूं कि नंबर कितना होगा तो वो होगा 105 गुना में 12। ठीक है, लेकिन उसने हमसे ये नंबर नहीं पूछा, हमसे उसने पूछा है उस नंबर का 133 सही 1/3%। देखो 133 सही 1/3% को हम कैसे बांट सकते हैं? 100% प्लस 33 1/3% में ऐसे बांट सकते हैं इसको। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/1 और 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/3, तो इनका टोटल कितना आ गया आपका 4/3। ठीक है, तो हम 4/3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 से काटेंगे तो आ गया आपका 4, 4 चौक 16, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, यानी कि वो नंबर जो है उसका 133 सही 1/3% है 1680। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 30% लड़कों व 52 सही 1/2% लड़कियों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है। कुल कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है? देखिए हम मान लेते हैं, यहां इसने हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया 3:2। हम मान लेते हैं कि लड़के जो हैं वहां पर हैं 3, ठीक है, और लड़कियां जो हैं वो हैं 2। लड़कों का 30% और लड़कियों का
सही 1/2 यानी कि 52.5%। इनको स्कॉलरशिप मिलती है तो ये कितना हो गया आपका 90, और ये देखो 52 दूनी 104 होता है, और 0.5 गुना 2 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 105। ठीक है, अब देखिए 3 लड़के और 2 लड़कियां, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 5, और यहां कितना हो गया ये 195 हो गया टोटल इसका। ठीक है, अब देखो 195 जो है इसकी वैल्यू आई। अब 5 से इसको आप काटोगे तो ये कितना आ गया आपका 5 तिया 15 और 5 नीम 45, यानी कि 39% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति मिल रही है। ठीक है, कितने हैं 39%। अगर वो पूछे कि भाई कितनों को नहीं मिलती है तो 100 में से हम माइनस कर देंगे, 61 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 25% तथा खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। देखिए रवि जो है अपनी आय का 80% यानी कि 80% खर्च कर देता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, अगर मैं यहां मान लूं कि 5 रुपये उसकी इनकम है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका 4 रुपये हो गया, और सेविंग्स कितनी होगी 1 रुपया। अगर हम इसको 100 में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये 500 तो उसकी इनकम होगी और 400 उसका एक्सपेंडिचर हो गया और 100 रुपीज़ जो है उसकी सेविंग्स होगी। हम मान सकते हैं ना भाई, देखो ये हमने इसको 100 में कन्वर्ट कर लिया तो 500 रुपये उसकी इनकम होगी, एक्सपेंडिचर 400 रुपये हो गया तो 100 रुपये उसकी इनकम होगी, वो सॉरी सेविंग्स होगी। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है कि इसकी आय तो 25% बढ़ गई, यानी कि 500 का 25%, तो 25 पंजे 125, तो 125 रुपये उसकी आय बढ़ गई। तो आय कितनी होगी अब उसकी 500 जमा 125 बराबर कितना हो गया 625। अब उसकी आय यानी कि उसकी इनकम जो है वो 625 रुपये है। उसने कहा कि 15% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो 15 चौके 60 यानी कि 460 रुपये अब उसका खर्चा हो गया जो पहले 400 रुपये था। अब कितना फर्क पड़ा देखिए, अब 5 बचा यहाँ पर, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 6 गए 6 बचे, और 5 में से 4 गया 1, तो पहले 100 रुपये बचा रहा था अब वो 165 रुपये बचा रहा है, यानी कि 65% उसकी सेविंग्स बढ़ गई है। बहुत लकी आदमी है भाई, कोरोना पीरियड में भी 65% इनकम बढ़ रही है, बहुत लकी आदमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश अपनी 28,000 रुपये मासिक आय में से 24,500 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 35% तथा खर्च 40% बढ़ जाए तो उसकी बचत प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आय कितनी है 28,000 रुपये आकाश बाबू कमा रहे हैं और खर्च कर देते हैं 24,500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट कीजिए, 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28, यहाँ 40 आ गया, और 7 या 21 और 7 पंजे 35। अब इसको काटते हैं हम फिर 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर आ गया 5 सत्ते 35। यानी कि अगर 8 रुपये वो कमा रहे हैं आकाश बाबू तो 7 रुपये खर्च कर देते हैं। इसको भी 100 में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो कितनी सेविंग्स आ गई उनकी 100 रुपीज़, यानी कि वो 100 रुपये बचा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए उसने क्या कहा है कि 35% तो उसकी इनकम बढ़ गई है। अब हमें 800 का 35% करना है। अब 35 अट्ठे अगर हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे 35 को डिवाइड कर लेंगे किस में 30 जमा 5 में। ठीक है, तो 8 पंजे 40 और 8 तिया 24 यानी 240, और 40 कितना हो गया 280। 800 पे 280 इनकम बढ़ रही है तो 1080 इनकम होगी उसकी। अब इस पर 40% उसका खर्चा बढ़ रहा है तो 7 चौक 28, ये भी 280 आ गया कि नहीं, खर्चा भी 280 रुपये ही बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 980। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 280 ही इनकम बढ़ी है और 280 ही खर्चा बढ़ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी इनकम बढ़ी उतना ही खर्चा बढ़ गया, तो उसका जो सेविंग्स है वो पहले जितनी रहेगी। देखो माइनस भी करके देख लो तो ये कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है, यानी कि सेविंग्स में उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नो चेंज। ठीक है जी, ओके। चलो अब रमेश बाबू की तरफ चलते हैं, उनकी इनकम भी देखते हैं जी क्या हो रहा है उसके साथ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो यहाँ पर आप चाहे इस चीज़ को नोट कर लें चाहे आप इसको याद रख लें। अगर मान लीजिए हमारी इनकम और हमारा एक्सपेंडिचर
सेम परसेंटेज में बढ़ेगा तो जो सेविंग्स पर जो फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा कि सेविंग्स भी उतने ही परसेंट बढ़ जाएगी। मान लो मैं कहूं कि भाई 40% इनकम बढ़ गई और 40% ही एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो सेविंग्स पे फर्क बताओ। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे 40% ये बढ़ा था 40% ये बढ़ा था इक्वल हो गया, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होगा कि जो सेविंग्स है वो भी 40% ही बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। चलिए रमेश बाबू का देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। रमेश की आय पर 19% टैक्स बढ़ जाए तो उसकी प्राप्त आय यानी कि नेट इनकम 1% घट जाएगी, वास्तविक टैक्स कितना है। देखो रमेश की जो इनकम है उस पर 19% टैक्स अगर हम बढ़ा दें, जितना पहले टैक्स लग रहा था उस पर 19% टैक्स बढ़ा दें, तो जो उसको नेट इनकम मिल रही थी वो भी 1% कम हो जाएगी। बताओ कि पहले टैक्स कितना उस पर लग रहा था। देखो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इनकम जो थी वो 100 रुपीज़ थी और जो टैक्स था वो था X रुपीज़, ठीक है, तो नेट इनकम कितनी हुई भाई, नेट इनकम हो जाएगी 100 माइनस X। भाई देखो 100 रुपीज़ उसने कमाए, 100 रुपये कमाए और X रुपये टैक्स, X रुपीज़ जो इसने टैक्स के दे दिए, तो उसके पास 100 माइनस X ही तो बचा उसके पास। इन हैंड सैलरी उसकी यही हुई 100 माइनस X। उसने कहा कि अगर टैक्स का 19% बढ़ जाए, यानी कि हम कहें कि X का 19%, टैक्स जो था हमारा X था, तो इस X का 19% बढ़ गया तो उससे हमारी जो नेट इनकम थी वो 1% कम हो गई। ठीक है, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि टैक्स का 19% जो है वो क्या हो गया, वो हमारी नेट इनकम का 1% के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जितना बढ़ा ये उतना ही तो घटेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये हो गया 19x इजिकल टू आ गया आपका 100 माइनस x। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, तो ये हो गया आपका 20x इजिकल टू 100 हो गया। अब यहाँ 20 से इसको काटेंगे तो ये आ गया आपका 5%, यानी कि x जो है हमारा 5% आया, जो पहले टैक्स था वो 5% था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% ज्यादा होने पर एक गृहिणी 5% खर्च बढ़ाने पर भी 6 किलो चीनी कम खरीद पाती है, उसकी चीनी की वास्तविक खपत कितनी है। देखिए चीनी का मूल्य कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है, तो कोई गृहिणी जितना पहले खर्च करती थी उससे भी 5% खर्च ज्यादा करती है, उसके बावजूद उसे पहले से 6 किलो चीनी कम मिलती है। तो बताइए उसकी वास्तविक खपत यानी कि उसकी पहली खपत कितनी थी। देखिए हम मान लेते हैं कि अगर चीनी पहले 100 रुपए की मिलती थी जितनी वो खरीदती थी, अब 20% बढ़ने पर वो चीनी 120 रुपए की मिलेगी। ठीक है, देखो हमेशा जो करंट कंजम्पशन है या करंट रेट है वो हमेशा नीचे रखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है जी, अब वो कितने रुपए खर्च करती है, वो खर्च करती है 105 रुपए खर्च करती है, तो वो कितना कम सामान लेगी, 120 रुपए में उसको पहले जितना सामान मिलना था लेकिन वो 15 रुपए का सामान कम लेगी 120 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 120 पर उसने 15 रुपए का सामान कम लिया, तो 15 अट्ठे 120, यानी 8 पर 1 किलो चीनी वो कम लेगी। ठीक है, यानी 8 किलो पर वो 1 किलो चीनी कम लेगी, लेकिन वो चीनी कितनी कम ले रही है, 6 किलो। तो कितने से गुणा करा हमने, इसको 6 से किया, तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6 अट्ठे 48, यानी कि पहले उसके यहाँ पर चीनी की जो खपत थी वो 48 kg थी। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो मान लो हम कहते हैं कि पहले वो 100 रुपये में चीनी खरीदती थी, अब वो 20% बढ़ने पर 120 रुपये में खरीदेगी और 5% ज़्यादा मूल्य वो चुकाती है, 120 नहीं चुकाती, तो वो केवल कितना करती है, 120 के हिसाब से 15 रुपये की चीनी कम खरीदती है। ठीक है, तो 120 पे 15 की कम खरीदती है, तो 15 अट्ठे 120 हो गया, यानी 8 पर 1 किलो कम खरीदेगी, लेकिन उसने 6 किलो, उसने कहा है 6 किलो चीनी कम खरीदी, तो ये कितना गुना हो गया, 6 गुना। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 6 48 होगी, 48 kg चीनी वो पहले खरीदती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी का मूल्य 32% बढ़ने पर एक परिवार चीनी की खपत इस प्रकार कम करता है कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। पहले परिवार 10 kg चीनी खरीदता था, तो अब कितनी चीनी खरीदेगा।
देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें क्या कहा गया है, चीनी 32% महंगी होगी, यानी कि पहले 100 रुपये में जितनी चीनी आती थी अब वो 132 रुपये में आएगी। लेकिन परिवार क्या कर रहा है कि केवल 10% ही खर्चा बढ़ा रहा है, यानी कि 110 रुपये खर्च कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 132 पर 22 रुपये कम खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो ये कितना आ गया, 1/6 आ गया, यानी 6 पर 1 किलो चीनी कम खरीद रहा है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है कि पहले परिवार की जो खपत थी वो 10 केजी चीनी की थी, क्योंकि परिवार पहले 10 किलो चीनी खरीदता था। अब यहां पर एक देखिए कि 6 पर 1 केजी चीनी कम करेगा, यानी खरीदेगा कितनी, वो 6 पर 5 चीनी खरीदेगा, यानी पहले जो 6 खरीदता था वो कितनी खरीदेगा, 5 खरीदेगा। तो वो पहले 10 खरीदता, तो 10 का 5/6 कितना हो गया, ये आप इसको काटेंगे तो ये यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5 आ गया, ये आ गया 3, तो ये आ गया आपका 25/3, यानी कि 8 सही 1/3 केजी चीनी वो खरीदेगा। पहले वो परिवार 10 किलो चीनी खरीदता था, वो 8 सही 1/3 केजी चीनी खरीदेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक महिला 10% खर्च बढ़ाकर 14 किलो अधिक चावल खरीद पाती है। महिला की चावल की वर्तमान खपत कितनी है? वो करंट कंजम्पशन पूछ रहा है, वर्तमान खपत, यानी कि जब वो ज़्यादा सामान ले रही है वो वाली खपत पूछ रहा है। देखो भाई, पहले चावल 100 रुपये का था, 10% वो कम हो गया, तो वो 10 रुपये कम हो गए, 90 रुपये का आएगा। ठीक है, लेकिन वो 10% और ज़्यादा खर्च करते हैं कि भाई चलो सस्ता हो रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके स्टॉक में रख लो। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो 90 के रेट से 20 रुपये का सामान और ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 90 पर वो 20 ज़्यादा सामान ले रहे हैं, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 9 किलो पर वो 2 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन ज़्यादा वो कितने खरीद रहे हैं? 14 किलो। अगर 2 की वैल्यू 14 है तो देखो 7 गुना ज़्यादा होगी, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 7 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, यानी कि पहले वो 63 किलो चावल खरीदते थे, अब वो 14 किलो चावल और फालतू खरीद रही है। तो टोटल कितना हो गया, ये 63 + 14 यानी कि 77 किलो चावल जो है अब महिला खरीद रही है। जो वर्तमान में वो चावल खरीद रही है वो 77 किलो खरीद रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी नंबर को गलती से 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? देखो कोई नंबर था, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेरिएशन तो आएगा ना आंसर में। तो वो पूछा कि कितने % की त्रुटि यानी कि वेरिएशन आएगा। देखो जब हम इसको गुणा करेंगे किसी भी नंबर से 5/3 को या 3/5 से, तो वो नंबर जो है 3 और 5 से कटने वाला होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा कॉमन नंबर लेंगे जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो वो क्या होगा, इनका एलसीएम। तो हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 3 और 5 का, ये आ गया आपका 15। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो नंबर 15 था, 15 को क्या करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये कितना आ गया आपका 25। ठीक है, आंसर कितना आना था आपका 25 आना था, लेकिन कर क्या दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने 15 को, तो आंसर कितना आ गया, 5 से काटा तो ये आ गया 5 तिया 15 और 3 तिया 9 आ गया, यानी कि कितना आंसर कम आया, देखो आंसर कम आया 16। ठीक है, कितने पर, 25 पर 16 आंसर कम आया। आना कितना था, 25 आना चाहिए था, लेकिन आंसर कम आया 16, तो ये वेरिएशन आएगा। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 आ गया, 25 चौका 100 और 16 चौके 64% जो है आंसर वो कम आएगा, 64% आंसर कम आएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक छात्र किसी नंबर को 7/4 के स्थान पर 3/4 से भाग कर देता है। देखो यहां पर गुणा करना था और यहां पर उसने भाग किया है। ठीक है, प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत अंतर होगा? देखो
कोई नंबर था, उस नंबर को 7/4 से भाग करना था, लेकिन 3/4 से भाग कर दिया। यहाँ गुणा का केस था और यहाँ पर भाग का केस है। जब गुणा का केस था तो हमने नीचे वाले नंबर का एलसीएम लिया था, जब भाग का केस होगा तो हम ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो 7 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 21। मान लेते हैं कि वो नंबर था 21 जिसको इनसे भाग करना था। अब देखिए 21 को पहले 7/4 से भाग करना था, तो 21/7/4 आ जाएगा, 4 घूम के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21/7 गुणा 4, तो 7 से काटा तो 7 या 21, 4 या 12, यानी कि आंसर आना चाहिए था हमारा 12 आना चाहिए था, लेकिन 3/4 से भाग करने से देखते हैं क्या फर्क आएगा। तो देखो 21, अब यहाँ पर देखो 3, ये बटे में 4 है, 4 ऊपर हम डायरेक्ट इधर ले जाते हैं, तो 3 7 21 और 7 चौक 28, यानी कि आंसर आ गया हमारा 28। तो कितना ज़्यादा आंसर आ गया हमारा, देखो आंसर हमारा 16 ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा आ गया, 16 ज़्यादा आ गया। कितने पर, 12 पर। ठीक है, तो 12 पर 16 आंसर ज़्यादा आया, तो ये आ गया आपका 4/3, और 4/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 133 सही 1/3%, यानी कि जो आंसर आएगा वो 133 सही 1/3% ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का वेतन सी के वेतन से 20% कम है। यदि ए तथा सी के वेतन का अंतर 4,000 रुपये हो तो तीनों का कुल वेतन कितना है। देखिए इसने क्या कहा है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए का वेतन बी से 20% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन से 20% कम है। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि ए का जो सी का वेतन है वो 100 रुपये है, तो बी का वेतन 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ठीक है, और ए का वेतन क्या है, बी के वेतन से भी 20% अधिक है, तो 80 का 20% कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 16 रुपये। तो 80 और 16 कितना हो गया, 96 रुपये। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ए और सी का आ रहा है 4 डिफरेंस आ रहा है, 4 रुपये डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है कि इनका डिफरेंस दोनों का है 4,000 रुपये। इसका मतलब ये 1,000 गुना ज़्यादा जो है हमारे आंसर से है। तो 1,000 की गुना हमने इसमें की है, तो हम सभी की 1,000 से गुना करेंगे तो सबकी सैलरी निकल आएगी, लेकिन उसने हमसे सबकी इकट्ठी सैलरी पूछी है तो हम इसको जोड़ देते हैं। 100 में अगर हम 80 जोड़ेंगे तो 180 हो गया, और फिर उसमें 96 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 276। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 276 में 1,000 की गुणा कर देंगे, टोटल सैलरी उन सबकी आई 2,76,000 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि अपनी आय का 30% बचाए तो वह 2 वर्ष में नई कार खरीद सकता है। 1.5 वर्ष में कार लेने के लिए उसे कितने प्रतिशत बचत बढ़ानी होगी। देखिए कार की वैल्यू तो सेम रहेगी, अब करना क्या होगा रवि बाबू को कि उनको अपनी बचत बढ़ानी होगी, तभी जाकर वो 2 वर्ष की बजाय 1.5 वर्ष में अब कार खरीद पाएंगे। यहां पर कार की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहां सीपीआर लगेगा। मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सीपीआर बहुत अच्छे से बता चुका हूं, आप सीपीआर को वहां से देख सकते हैं। फिर भी जो नए खिलाड़ी आए हैं उनको मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि जब भी 2 वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। मान लीजिए कोई वैल्यू x अपॉन वाई की फॉर्म में बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू x अपॉन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में घटेगी, तभी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहां पर देखिए आप कि टाइम हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बचत हमारी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है जी, चलिए देखिए टाइम कैसे घट रहा है। 2 साल में 24 महीने होते हैं, 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, तो 24 महीनों पर 6 महीने कम हो रहे हैं। ठीक है, तो कितना टाइम हमारा कम हो रहा है, ये कम हो रहा है 6 चौक 24, 1/4 हमारा समय कम हो रहा है। अब देखिए x क्या है हमारा 1 और x प्लस वाई क्या है हमारा 4, तो y हमारा क्या होगा 3। जो हमारी सेविंग्स बढ़ेगी वो किस फॉर्म में बढ़ेगी, x अपॉन वाई की फॉर्म में बढ़ेगी। ठीक है, तो x क्या हो गया हमारा 1 और y क्या हो गया हमारा 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा घटने वाली वैल्यू हमेशा इधर आएगी और बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा इस साइड आएगी। अब 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है,
33 1/3%। अगर रवि बाबू 1.5 साल में कार खरीदना चाहते हैं तो उनको अपनी सेविंग्स 33 सही 1/3% बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी नगर की कुल आबादी 8000 है। यदि पुरुषों एवं महिलाओं की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 10% तथा 8% हो तो आबादी 8730 हो जाएगी। पुरुषों की वास्तविक संख्या कितनी है? देखो आबादी कितनी बताई उन्होंने, 8000। ठीक है, अब यहां पर महिलाओं की जो आबादी बढ़ रही है फीमेल की, वो बढ़ रही है 8%, और जो मेल है उनकी आबादी बढ़ रही है 8% प्लस 2%, यानी कि 10%। भाई 10 को हम 8 जमा 2 कह सकते हैं ना। अब देखिए उनकी आबादी बढ़कर कितनी होगी, 8730 होगी है। इसका मतलब कितनी आबादी बढ़ी, ये आबादी बढ़ी 730। पहले 8000 थी, अब 8730 हो गई है, तो कितनी आबादी बढ़ी, 730 आबादी बढ़ गई। अब अगर मैं ये कह दूं कि अगर पुरुषों की आबादी भी 8% बढ़ती, 8% महिलाओं की बढ़ी, 8% पुरुषों की बढ़ी, इसका मतलब मेल और फीमेल यानी महिलाओं और पुरुषों की जो आबादी बढ़ती टोटल 8% बढ़ती, तो कितना हो जाता, 8000 का 8% कितना हो जाता, 8 8 64 हो गया, तो 640 आबादी हो जाती। ठीक है ना, लेकिन ये आबादी कितनी बढ़ी है, 2% पुरुषों की आबादी ज़्यादा बढ़ी है महिलाओं से, तो आबादी यहाँ कितनी ज़्यादा बढ़ गई, ये बढ़ गई 90 ज़्यादा बढ़ी है। अगर मान लीजिए पुरुषों की आबादी ज़्यादा ना बढ़ती, बराबर ही बढ़ती महिलाओं के, तो 640 आबादी बढ़ती, लेकिन अब बढ़ी है 730, जो कि 90 ज़्यादा बढ़ी है। और ये पुरुषों की बढ़ी कितनी ज़्यादा है, 2, तो पुरुषों का 2% जो हो गया वो कितना हो गया, वो 90 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो पुरुषों का 100% कितना होगा, गुना 50 हम यहाँ कर देंगे 2 में, तो गुना 50 हम इधर भी कर देंगे, कितना हो गया 4500, यानी कि पुरुष भाई जो हैं वो 4500 है और महिलाएं दीदी जी कितनी है 3500। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपिल साहब की सैलरी बढ़ गई 12,000 रुपये। देखिए कपिल का वेतन 12,000 रुपये बढ़ाकर टैक्स 12% के स्थान पर 10% कर दिया। भाई सोने पे सुहागा आ गया कि एक तो सैलरी भी बढ़ा दी, ऊपर से टैक्स भी कम कर दिया। अब देखिए 12% की जगह 10% करने से कुल देय टैक्स समान रहता है, यानी कि जितना टैक्स वो पहले चुका रहे थे उतना ही टैक्स उनको अब चुकाना पड़ रहा है। यदि टैक्स केवल 80% वेतन पर ही लगे तो कपिल का वर्तमान वेतन कितना है। देखो कपिल हैं कोई, उनकी सैलरी 12,000 बढ़ा दी और 12% पहले टैक्स लगता था, अब टैक्स घटाकर 10% कर दिया। अब भी वो पहले जितना ही टैक्स चुका रहे, जितना पहले देते थे उतनी ही वैल्यू का टैक्स वो अभी दे रहे हैं। अगर टैक्स केवल 80% सैलरी पर लगे तो बताओ कि उनकी वर्तमान सैलरी कितनी है। देखो पहली बात टैक्स समान रहता है यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर CPR लगेगा। दूसरी बात ये जो 80% की बात इसने की है ये हमें चकमा देने के लिए की है, पर हम चकमे में नहीं आएंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है कि टैक्स जो है वो कम हुआ है, कितना, 12 पर 2% कम टैक्स हो गया, यानी पहले 12% था अब 2% कम हो गया। ये कितना हो गया, 2 छिंग 12, यानी कि 1/6 टैक्स कम हो गया। अगर टैक्स कम हो गया तो आमदनी ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर CPR लग रहा है। तो आमदनी कैसे बढ़ेगी, देखो ये हमारा क्या हो गया x और ये x + y हो गया, तो हमारी आमदनी जो बढ़ेगी इनकी कपिल बाबू की वो बढ़ेगी x/y की फॉर्म में। तो y कितना हो गया आपका 6 - 1 यानी कि 5, तो ये x हो गया 1 और y हो गया आपका 5 यानी कि 1/5 ये बढ़ेगी। कितना हो गया 1/5, 20%। अगर 20% 12,000 है, क्योंकि सैलरी भाई साहब की कितनी बड़ी है 12,000, तो 100% कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई 5 से इधर करेंगे 5 से इधर करेंगे, ये आ गया आपका 60,000, यानी कि उनकी जो सैलरी है कपिल भाई साहब की वो है 60,000 रुपये। अब अगर कहे कि जी पहले कितनी थी,
12 माइनस कर देंगे, 48,000 सैलरी बचती। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एजेंट को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर ½ % अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि उसे कुल 1,990 रुपए कमीशन मिले तो उसने कुल कितनी बिक्री की। देखो यहां पर क्या कहा है कि 5.5% तो उनका कमीशन फिक्स है, और अगर वो 10,000 से ऊपर की सेल कर देते हैं तो उनको ½ % इंसेंटिव और मिलता है, ½ % कमीशन और मिलता है। यानी 10,000 तक तो मिलेगा उनको कितना 5.5%, और 10,000 से ऊपर की सेल पे मिलेगा 6%, क्योंकि ½ % एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, उनको कुल मिला 1,990 रुपये। ठीक है जी, अब ये जो कमीशन उनको मिला 1,990 रुपये, इसमें 10,000 तक का भी कमीशन हो गया और 10,000 से ऊपर का भी कमीशन हो गया। हम इसमें से 10,000 तक का कमीशन घटा देते हैं। 10,000 तक तो क्योंकि फिक्स हो गया उनका कमीशन, कितना हो गया देखो 10,000 का 5.5% हो गया जी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और एक डेसिमल से 0 कट गई, ये कितना आ गया आपका 550। इसका मतलब 550 रुपये तो 10,000 तक उनके फिक्स हैं ही। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1,990 में से माइनस कर देते हैं उनका 550 रुपये, तो बचा कितना 1,440 रुपये उनको कमीशन मिला। किस पर, 10,000 से ऊपर की सेल पर। अब हम मान लेते हैं कि उन्होंने सेल कितनी की, एक्स सेल की। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने जो सेल की वो की एक्स रुपीज़ की, यानी एक्स रुपये की सेल उन्होंने की, और हमने 10,000 उसमें से ऑलरेडी माइनस कर दिए, और अब ये जो बचा हुआ है उस पर उन्हें 6% मिला कमीशन, तो इसका 6% जो हो गया आपका वो हो गया 1,440 रुपये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर चला जाएगा। अब इसको करते हैं 6x हो गया ये माइनस 60,000 हो जाएगा, 6x माइनस 60,000 इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, ये आ गया 1,44,000। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर आप ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6x कितना हो गया आपका, यहां 60,000 इधर जाएगा, 1,44,000 में जुड़ेगा तो ये हो गया 2,04,000 रुपये। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 से इसको काट दो, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 और 3 जीरो ये लगे, यानी कि 34,000 रुपये इन्होंने एजेंट साहब ने टोटल सेल की है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में 20 छात्र तथा 4 शिक्षक हैं। प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या के 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की संख्या के 15% के बराबर मिठाई मिले तो कुल कितनी मिठाई बांटनी गई। देखो स्टूडेंट्स को प्यार में टीचर्स ने ज़्यादा दे दी, खुद बेचारों ने कम रखी। अब हम देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट के हिस्से में कितनी आई और एक टीचर के हिस्से में कितनी आई। जितने स्टूडेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स का हिस्सा, और टीचर्स के हिस्से को जितने टीचर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है। चलिए देखिए 20 स्टूडेंट्स हैं और उनको 20% अपनी नंबर्स का मिला है, तो 20 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, तो 5 से इसको काटेंगे ये आ गया 4, तो 4 जो है मिठाई मिली है एक स्टूडेंट को। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 20 स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स के हिस्से में कितनी आई, छात्रों के हिस्से में आई 80 मिठाई। ठीक, टीचर्स के हिस्से में कितनी आई, देखो 20 स्टूडेंट हैं और उन्हीं के नंबर्स के 15% के बराबर मिला है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 3/20, तो ये 20 से 20 कट गया, ये बचा आपका 3। 4 टीचर्स हैं तो 12 मिठाइयाँ ये हुई, टोटल इनका आ गया 80 और 12 कितना आ गया 92, टोटल 92 मिठाइयाँ बांटी गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।